नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आरपीएससी क्लियर यूट्यूब चैनल के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी दिन से आरएस को लेकर के कुछ भ्रांतियां लोगों में बनी हुई थी। कुछ स्टूडेंट में ये था कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा, तो जल्दी आरपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट करने का एक डिसीजन ले लिया है। और आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी और आरएस के बारे में कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी 2026 के अंदर बेहतरीन तरीके से कर पाएं। और इसके लिए मैं आपके साथ एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया हूँ यूट्यूब के ऊपर फ्री। तो सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि आरपीएससी ने जिस हिसाब से 1-2 साल के अंदर जो अपने पैटर्न को में चेंजेस किए हैं, उसको लेकर के काफी स्टूडेंट है वो परेशान लग रहे हैं। लेकिन देखिए, समय के हिसाब से ये चेंजेस जरूरी हैं, क्योंकि आरपीएससी ने कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो कर लिया है। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक मेंटर की ये बनती है, एक टीचर की ये बनती है कि वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन स्टूडेंटों को गाइड कर पाए। और इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत मैं आपके साथ हमेशा यूट्यूब के ऊपर जुड़ा रहूंगा और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने का प्रयास करूंगा। तो इसी क्रम में आज मैं अपनी फर्स्ट क्लास है वो इंडियन पॉलिटी की लेके आया हूं कि किस हिसाब से हमें आरएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट करना है। तो देखिए, आज हम जब फर्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें ये समझेंगे कि किस हिसाब से आरपीएससी का जो पहले का पैटर्न था वो आज के पैटर्न से किस हिसाब से बिल्कुल अलग है। तो आज हम इस न्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को आगे जारी रखेंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पहली क्लास अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। और उसके अंदर भी हम ये समझेंगे कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। देखिए, आज तक जब हम आरएस की तैयारी करते रहे या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते रहे तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने सिर्फ एक फैक्ट को यहां से निकाला है, जबकि यूपीएससी के अंदर क्या होता है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीजों को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाता है। तो अब हम आरएस के जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिटी की तैयारी को करेंगे उसमें से दोनों चीजों को हम सम्मिलित करेंगे, उसमें फैक्ट को भी रखेंगे और उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को भी डालेंगे। तो जैसे कि अब फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर जिस हिसाब से ये पीपीटी आपको दिख रही है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ के चलिए कि काफी बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को एक ही पार्ट समझ लेते हैं। और हमारे सिलेबस को अगर आप उठा करके देखोगे तो उस सिलेबस के अंदर दोनों वर्ड्स को क्या किया गया, मेंशन किया गया। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे सामने लिखा हुआ है और उसके अलावा पॉलिटी भी हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के अंदर आप मेजर जो चेंजेस है, मेजर जो डिफरेंसेस है वो समझ लीजिए। तो अगर ये समझ में आ गया तो आप आगे की जो क्लास को पढ़ोगे उसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखिए कि सबसे पहले हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, कलेक्शन ऑफ दोज रूल एंड प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ विच ए कंट्री इज गवर्न। यानी कि संविधान ऐसे प्रावधानों का संग्रह होता है जिसके आधार पर हम किसी देश का क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। क्या करते हैं, ऐसे रूल बनाते हैं, ऐसे नियम बनाते हैं जिसके आधार पर हम किसी देश का शासन चलाते हैं। अब देखिए, कोई भी देश है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे वो अलिखित रूप में हो। जैसे कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत, है ना। हमारे देश का नाम क्या है, भारत। तो ये भारत जो देश है इसका क्या है, अपना एक संविधान है। क्या है, अपना एक संविधान है। और ये जो संविधान है इसको आप एक मान के चलिए कि ये संविधान है, ये एक बुक है। ठीक है, ये एक बुक फॉर्मेट में, यहां पे देखिए ये एक बुक फॉर्मेट में। इसके अंदर क्या लिखे गए हैं, प्रावधान लिखे गए हैं, इसके अंदर नियम लिखे गए हैं, इसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं, इसके अंदर लॉज बनाए गए हैं। ये हमें इस बुक के अंदर पता चलते हैं। यानी कि संविधान क्या है, इस चीज को आप समझ गए होंगे कि संविधान ऐसे प्रावधानों का संग्रह है, ऐसे नियमों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का क्या किया जाता है, किसी देश के जो सरकार है उसको संचालन किया जाता है। अब इसके अंदर देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताता हूं कि जो ये संविधान है, ये संविधान जो टर्म से ये जो वर्ड हमारे सामने आया है, इसको जब जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें कौन सा रूप देगा, ये हमें थ्योरेटिकल पोर्शन देगा, यानी सिद्धांत के रूप में बताएगा। किस रूप में बताएगा, सिद्धांत के रूप में बताएगा। अब मैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपको समझा के चलूं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप जब मैं कोई भी शब्द यूज करूं तो उसके अंदर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो शब्द मैं अपनी हर एक क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे संविधान में एक चीज आती है आर्टिकल, और ये सब स्टूडेंट जानते होंगे ये आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल जैसे मान लीजिए 17 है, और 17 में क्या लिखा हुआ है, अस्पृश्यता है वो समाज के अंदर दंडनीय अपराध होगी, यानी कि अनटचेबिलिटी है,
shall be an offense punishment in according with law, यानी कि जो छुआछूत है वो किसी भी तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर मान्य नहीं होगी। अब ये किसने बताई, थ्योरेटिकल बात किसने बताई, ये आर्टिकल 17 ने हमें क्या बताया है कि अस्पृश्यता जो होती है वो दंडनीय अपराध है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये नहीं बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई समाज के अंदर छुआछूत करता है, अगर उस समाज के अंदर कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है तो उसके लिए कितनी सजा दी जाएगी, ठीक है, उसके लिए कितने साल का उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, और सजा का है वो रूप या फॉर्म कौन सा होगा, क्या फांसी दी जाएगी या फिर जेल दी जाएगी। अब ये अगर फांसी दी जा रही है तो किस अकॉर्डिंग दी जाएगी, अगर जेल दिया जा रहा है या पनिशमेंट दिया जा रहा है तो कितने साल का दिया जा रहा है। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक हमें थ्योरेटिकल पोर्शन में सिर्फ इतना बता दिया गया है कि एक आर्टिकल 17 होगा जो अनटचेबिलिटी को क्या एक पनिशेबल ऑफेंस मानता है। लेकिन अब ये जो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉलिटी है ये क्या है, ये पॉलिटी है ये क्या है, ये अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, यानी कि ये जो है ये संविधान का व्यवहारिक रूप है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें सैद्धांतिक बात बताता है, जैसे कि आर्टिकल 17 में छोटा सा एक चीज हमें लिख करके दे दिया, लेकिन पॉलिटी उसी चीज को किसमें लागू करती है, बिहेवियर में, यानी व्यवहारिकता में लागू करती है, और हमें ऐसे डेटा देती है जिसके आधार पर हमारे सामने ऐसे नियम लॉज बनते हैं जिससे हम उन नियम और लॉज का प्रयोग है वो व्यवहार के रूप में कर सके। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटी के जो रूल है वो किस हिसाब से आएंगे, तो इसमें देखिए लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। अब देखिए हमारे देश के अंदर है वो नियम बनाने की सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है, पार्लियामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संसद, ठीक है। अब ये संसद है ये क्या बनाएगी, इस अस्पृश्यता इस अनटचेबिलिटी के ऊपर क्या बनाएगी, कानून या क्या बनाएगी, रूल। इसी जब इस संसद ने कोई रूल बना दिया है तो उस रूल में यह भी लिखा होगा कि ये छुआछूत है वो क्या दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति समाज के अंदर छुआछूत करेगा तो उसको इतने साल की सजा होगी, और सजा का स्वरूप भी क्या इस कानून के तहत दिया जाएगा। तो अब आपको मेजर दो चीजें समझ में आ गई होगी कि एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रावधान ऐसे नियम जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है, नियम कानून या संस्था जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। और पॉलिटी होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, अप्लाइड फॉर्म होता है जो कि हम बिहेवियर रूप में उपयोग में लेते हैं। और पॉलिटी के अंदर कैसे, जैसे कि कौन कौन से हम देखेंगे कि किस हिसाब से हम पॉलिटी के रूल्स को बिहेवियर में अपनाएंगे, तो संसद जो है उसके द्वारा बनाए गए कानून है उनका उपयोग हम बिहेवियर में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक पॉलिटी का रूप माना जाएगा। दूसरा क्या होगा, रूलिंग ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायालय के जो निर्णय आते हैं वो हमें किस रूप में मिलेंगे, वो पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के बिहेवियरल के फॉर्म में हमें मिलेंगे, यानी उनका हम वास्तविक तौर पे उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारे सामने क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन एक्स्ट्रा है जिसको गैर संवैधानिक या संवैधानिक संस्थाएं हम बोलते हैं, उनके द्वारा भी हम क्या करते हैं, पॉलिटी को समझ पाते हैं। तो आपको मेजर समझ में ये आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो इसके अंदर हम क्या समझे कि किसी भी चीज को अगर समझना है तो उसके अंदर देखिए उसको थोड़ा सा डीपली हमें जानना पड़ेगा कि आज हम दो टर्म्स को समझ चुके हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्लस दूसरा पॉलिटी। अब पहले क्या स्टूडेंट समझते थे, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटी को एक ही समझ लेते थे, लेकिन अब के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि आर्टिकल तो हमें याद रखना ही रखना है, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन को तो हमें याद रखना ही रखना है, लेकिन उस आर्टिकल से संबंधित संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय जितने भी आ रहे हैं उनको भी हम पढ़ते हुए जाएंगे, जिससे हमारा एक तीर से दो काम हो जाएंगे, यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझ पाएंगे और दूसरा हम पॉलिटी के फॉर्म को भी समझ पाएंगे। आशा करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट इस टर्म को समझ चुके होंगे। अब देखिए एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं कि यहां पे जो ये कहा गया है कि जो संविधान होता है, जो रूल एंड रेगुलेशन इस संविधान के तहत चलाए जाते हैं, उसके अंदर एक शब्द आता है रूल, है ना, क्या आता है, रूल, यानी कि शासन। यहां पे अपन हिंदी में लिख देते हैं शासन, ठीक है। अब ये जो संविधान का शासन है ये किसके लिए होगा, ये होगा, हमेशा याद रखना, ये होगा सार्वजनिक जीवन के लिए। ये किसके लिए होगा, सार्वजनिक जीवन के लिए, यानी पब्लिक लाइफ के लिए होगा, प्राइवेट लाइफ के लिए नहीं होगा। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो उपयोग होगा वो हमेशा किसके लिए होगा, पब्लिक लाइफ के लिए होगा, प्राइवेट लाइफ के लिए नहीं होगा। मान लीजिए आप संडे का दिन है और घर पे 11 बजे तक सो रहे हैं, तो आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये नहीं पूछ सकता कि आप क्यों सो रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एक प्राइवेट लाइफ है, वो आपका एक निजी मामला है। लेकिन पब्लिक लाइफ के अंदर क्या होता है, पब्लिक लाइफ जिसका संबंध सोसाइटी से हो, जिसका संबंध पूरे एक देश से हो, जिसका संबंध रूल एंड रेगुलेशन से हो,
ठीक है, तो सार्वजनिक लाइफ के अंदर ही हम कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हैं। अब अगर एक एग्जांपल के तहत मैं समझाऊं कि सार्वजनिक लाइफ का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मान लीजिए ये शासन है ना, ये शासन है, और शासन में सार्वजनिक शासन के कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट होते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये ध्यान में रखना, सबसे बड़ा होगा कानून। यानी कि संविधान की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कानून के लिए, कि भैया देश के रूल एंड रेगुलेशन तो होने चाहिए ना। अगर देश के अंडर आप देखिए कोई भी अंडर में अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, तो वहां पे ना तो अच्छे से सरकार कार्य कर पाएगी, ना ही वहां के लोग हैं वो किसी भी तरीके से अपने आप को मोरलिटी प्रदान कर पाएंगे, या फिर ना ही उनके पास ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो पाएगा जिससे कि वो अपनी कंट्री के प्रति कुछ अच्छा हासिल कर सके। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सार्वजनिक जीवन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है पब्लिक लाइफ में, एक तो कानून आ गया, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया राजनीति। अब देखिए हमारे देश के अंदर जब आप पॉलिटिकल फॉर्म को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, सरकारें होती हैं, तो इसमें क्या है कि संविधान के अंदर ये बिल्कुल मेंशन किया हुआ मिलेगा कि किस हिसाब से हमारे देश का रूल है वो सरकार चलाएगी, किस हिसाब से हमारे यहाँ पर जो हमारे लोग हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट की व्यवस्था की जाएगी, किस हिसाब से डीपीएसपी की व्यवस्था की जाएगी, और किस हिसाब से यहाँ पे ऐसे रूल बनाए जाएंगे जिससे कि यहाँ के सर्वांगीण विकास यानी लोगों के लिए सर्वांगीण और हेल्थ, एजुकेशन और ऐसे एलिमेंट हम तैयार कर पाएंगे जिससे कि हमारे देश का चहुमुखी विकास बढ़ पाए। उसके अलावा और कौन सी बात है जो हम सार्वजनिक जीवन के अंदर करेंगे, उसके अलावा प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, अब ये प्रशासन क्या है, जैसे कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा यूपीएससी के बारे में मेंशन है और आप सब लोग एसडीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट पीसीएस का भी है, पीसीएस का भी उल्लेख किया गया और यूपीएससी का भी उल्लेख किया गया। ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से आईएएस के पद पे जाके बैठ गया, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति है वो आरएएस के पद पे जाके बैठ गया। उसके लिए बिल्कुल संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि इसके लिए एक बॉडी होगी जो इनका क्या करेगी, अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, इनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी और कार्मिक विभाग इनका क्या करेगा, ट्रेनिंग वगैरह का प्रशिक्षण ट्रेनिंग इनको देगा। तो सीधा सा अर्थ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो उपयोग किया जाता है वो पब्लिक लाइफ के लिए किया जाता है और शासन व्यवस्था के लिए। और शासन व्यवस्था के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, एक कानून व्यवस्था आएगी, एक राजनीति और एक प्रशासन, और क्या आएगा, शिक्षा। अब देखिए एजुकेशन क्या है, या हमारे यहाँ पे एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट घोषित किया गया। आपको भी पता होगा कि 6 से लगा के 12 वर्ष तक जो भी बच्चे हैं उनको क्या एक एजुकेशन दिया जाएगा, और वो किसकी जिम्मेवारी बनती है, वो हमारे यहाँ पे सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन वो सरकार को निर्देश कहां से मिले हैं, क्योंकि हमारे जो संविधान लिखने वाले लोग थे, जिस समय संविधान बन रहा था, जो दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया, उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से लागू करना है। तो ये सब चीजें मैं जैसे आपको समझा रहा हूं कि संविधान के बारे में मैंने आपको समझाया कि ऐसे प्रावधान जिसके आधार पर किसी भी देश का क्या चलाया जा सकता है, शासन व्यवस्था को चलाया जाए। और शासन व्यवस्था किसके लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए होगी। और सार्वजनिक जीवन के एलिमेंट कौन से होंगे, जिसके अंदर क्या होगा, कानून रूल्स होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, और जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम होगा। अब देखिए इनके अंदर जो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, तो एक चीज आप इसमें आसानी से समझ चुके होंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का है, वो आज से पहले जो आप नहीं समझ पा रहे थे वो आज इस क्लास के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर एक मैं एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए की बात करता हूं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दे दिया है, ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने एक थ्योरेटिकल पोर्शन दे दिया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। लेकिन इसके अंदर इस आर्टिकल को जब आप गहराई से पढ़ोगे और इसका पॉलिटी फॉर्म यानी कि इसको बिहेवियर में उपयोग करोगे, तो स्वतंत्रता तो कई प्रकार की बताई गई है, जिसके अंदर एक तो प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात किया गया है, और सबसे बड़ी बात इंटरनेट की स्वतंत्रता, वो तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में क्या बताया गया है कि एक विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। लेकिन उसका अगर पॉलिटी का फॉर्म हम देखेंगे, जब इसके सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको हम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी मिलेगा और उसके अलावा हमें इंटरनेट की स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये क्या हो गया, यानी कि ये एक पॉलिटी का फॉर्म हो गया। यानी कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए तो एक संविधान ने हमें प्रदत्त किया, उसमें एक छोटी सी बात लिख दी कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। लेकिन इसको जब न्यायालय के निर्णयों ने आगे बढ़ाया, जो हमारे न्यायालय के निर्णय वर्डिक्ट हमारे सामने आए, वो इनका अप्लाइड ऑफ क्या हो गया, पॉलिटी हो गया। यानी उनको हम बिहेवियर रूप से इनका क्या करने लग गए, उपयोग करने लग गए। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म मैं आपको बताता हूं कि
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ संवैधानिक संस्थाएं भी हैं और कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं भी हैं, उनको हम एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस हिसाब से ये तीसरा जो टर्म्स है ये इस मेजर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में क्या कर रहा है, अर्थ पैदा कर रहा है। अब देखिए इस पीपीटी के माध्यम से समझिए कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन जो संस्था है हमारे यहाँ पे एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको बोलते हैं हम संवैधानिक संस्था, जिसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिनका संविधान के अंदर क्या किया जा चुका है, उल्लेख किया जा चुका है, यानी वो कौन सी संस्थाएं हो जाएंगी, संवैधानिक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। वित्त आयोग ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280 में। तो ये वित्त आयोग का जो उल्लेख है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा चुका है, इसलिए कौन सी बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमारे यहाँ पे हो गया निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, यानी देश के अंदर जो चुनाव करवाए जाते हैं, राज्य में जो चुनाव करवाए जाते हैं, उनके लिए बॉडी बनी हुई है, जिसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है और एक निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल पे होता है। जैसे कि ये दोनों बॉडी होगी, ये कौन सी बॉडी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, ठीक है, जिनका उल्लेख इसमें किया जा चुका है, संविधान के अंदर किया जा चुका है। तो ये भी एक पॉलिटी का फॉर्म हो गया। दूसरा क्या होता है, एक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असंवैधानिक। ये ऐसा कोई फॉर्म होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। असंवैधानिक का अर्थ होता है कि ये संविधान की चीजों को नहीं मानते हैं, ठीक है, ये संविधान की चीजों को नहीं मानते। ये क्या करते हैं, एक अलग ही आइडियोलॉजी रखते हैं, जिसमें रेडिकल तौर पे आर्म्स के द्वारा, हथियारों के द्वारा अपनी बात को मनवाने का तरीका मानते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, असंवैधानिक। यानी ये किसी भी तौर पे संविधान का समर्थन नहीं करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम दूं, एक है उल्फा, है ना, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है आसाम का, और एक है बब्बर खालसा, ये खालिस्तानी लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये असंवैधानिक है, जो किसी भी हिसाब से संविधान को नहीं मानते और एक सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, किसके माध्यम से, वेपन के माध्यम से। तीसरी जो मैं बात करूंगा ये होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको बोलते हैं गैर संवैधानिक, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर संवैधानिक। अब इसके अंदर क्या होते हैं कि ये संविधान में तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य है वो संविधान के लक्ष्यों को प्राप्ति करना होता है, ठीक है। इनको क्या होता है, अलग नियमों से बनाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर भी ये दो भागों में इनको बांटा गया है। अगर एक चीज से आप पता करोगे तो ये क्या है, गैर संवैधानिक में एक अगर मैं देखूं तो एक कौन सा होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा, यानी कि ये राष्ट्रपति के आदेश से बनेंगे। क्या बनेंगे, राष्ट्रपति के आदेश से बनेंगे या कार्यपालिका के आदेश से बनेंगे। जैसे कि एक का मैं नाम बताऊं आपका, अभी का नीति आयोग। ये जो नीति आयोग है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये कौन सी बॉडी के तहत हुआ, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तहत हुआ है। और ये किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति के आदेश से और मंत्री परिषद के सलाह पे इसका निर्माण किया गया। ये कौन सी बॉडी होगी, नीति आयोग। जैसे कि एक और एग्जांपल दूं, पहले हमारे चलता था योजना आयोग। कौन सा चलता था, योजना आयोग, ठीक है। इसके अलावा अगर देखूं और किसी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ये सब क्या है, इनका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन गैर संवैधानिक है, जिनका निर्माण किया जाता है और इनका उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या होता है, संविधान के आदर्शों को प्राप्त करना, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब दूसरा अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको दो भागों में बांटा गया है। इसके अंदर एक तो है स्टैट्यूटरी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून होते हैं और इन्हीं कानून के माध्यम से इन स्टैट्यूटरी बॉडीज का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 1992 में संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया था, गठन कर दिया था। तो ये किसके आधार पर बनाया गया था, ये संसद के नियम के आधार पर बनाया गया था। और हमने पहले क्या पढ़ा था, पॉलिटी का फॉर्मेशन कौन सा हो गया कि अप्लाइड फॉर्म होता है, बिहेवियर में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या आता है, संसद के निर्णय आते हैं, न्यायालय के निर्णय आते हैं। और दूसरा ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, ये फर्स्ट पार्ट में हमने बांटा है स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर बांटते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दे दिया कि ये क्या राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार बनते हैं और मंत्रिपरिषद के सलाह पे इनका निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम इसका एक उपयोग करें, एक एग्जांपल दे तो कौन सा हो गया, ये नीति आयोग की बात करते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। निरंतर मेरी क्लास के इसी टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैं पॉलिटी का पूरा पोर्शन आपको इन्हीं यूट्यूब के ऊपर फ्री करवाऊंगा। बस आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और अपनी तैयारी के साथ